स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य हिंदी में एक चैप्टर है शब्द भेद। उससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं जो विगत परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं और आने वाली आगामी जो परीक्षाएं हैं और जिनमें हिंदी सिलेबस आता है उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को मैं कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और तथा सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियो निरंतर आपको मिलते रहें। ये सर्वेश्वर स्टडी जो चैनल है ये शिक्षा के लिए, आपके बेहतरीन भविष्य को बनाने के लिए अग्रसर हमेशा बना रहेगा और आपके साथ देता रहेगा। पर आपका भी साथ इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर सदा बना रहे। आपसे मेरा यही कहना है कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी सिलेबस आ रहा है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी कराएगी अभी हाल ही में 8,000 वैकेंसियों के लिए लेखपाल की वैकेंसियां आ रही हैं और इसके बाद एसआई की वैकेंसियां आ रही हैं और कुछ हो सकता है पुलिस की वैकेंसियां आएँ तो, और टेट की वैकेंसियां आ रही हैं। तो ये सभी क्या है जो फॉर्म पढ़ेंगे तो इनमें सब में जो हिंदी सिलेबस आ रहा है तो हिंदी सिलेबस का एक कहा जाता है ना पूर्ण तरह से याद करना हिंदी सिलेबस को। तो मैं वही पूर्ण रूपेण तुम्हें हिंदी पढ़ाऊंगा। इसमें से 25 में से 24 नंबर, यानी कि सीधी सी बात ये हो जाती है कि कम से कम हम बात करें तो 98% नंबर मैं आपको करा के दूंगा। 98% नंबर, यानी कि अगर 25 में 24 की बात की जाए तो 96% के करीब बन रहा है जाके। इस तरह से मैं आपको कराऊंगा, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ 100 में 98% नंबर्स हिंदी के मैं दिला के रहूँगा यदि आप पढ़ते रहे तो। आप देखिए दोस्तों, वो प्रश्न क्या हैं, कैसे हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। शब्द भेद और शब्द रचना या शब्द अर्थ रचना, वाक्य रचना, जो कुछ भी है ये सब इसी में है। तो अब देखिए, प्रश्न पहला कहता है जो कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द कौन से हैं, क्या हैं, वो देखिएगा। जो शब्द हैं किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बतानी है कि जो सार्थक ध्वनि शब्द यहाँ पे मैंने यूज किया, बात समझ में आना चाहिए आपको। जो सार्थक ध्वनि मैंने शब्द यूज किया है ये बात मैंने बहुत पहले बताई थी। यदि ये कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आप कहेंगे ध्वनि या वर्ड या अक्षर। बात समझना मैं क्या क्या कह रहा हूँ। और यहीं पे बात की जाए कि सार्थक इकाई या सार्थक ध्वनि एक ही बात है। सार्थक इकाई कह लो या सार्थक ध्वनि कह लो, कुछ भी कह लो, ये क्या बनता है, जो सार्थक इकाई है, सबसे छोटी सार्थक इकाई है सार्थक ध्वनि, उसी को शब्द कहते हैं। या तो ऐसे बोल दो कि जो सार्थक इकाई है स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, इसको हम शब्द कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मैंने एक नाम लिया यानी राम, एक शब्द बन गया राम। तो राम जो एक शब्द है इसमें कितने वर्ड मिलते हैं, तो दोस्तों र आधा, आ बड़ा, म आधा और अ छोटा, यानी कि जब र आ म और अ मिल जाते हैं तो जब ये चारों वर्ड मिल जाते हैं तो इनके संयोग से एक शब्द बनता है राम। इसी तरह ये तो एक से अधिक के वर्ड हो गए। यहाँ पे एक वर्ड की देख लीजिएगा, एक वर्ड है तो है शब्द जो है तो हा हल, जिसे हल रूप बोला जाता है। ह को आधा करके अहे की मात्रा लगाने पर क्या होता है दोस्तों, है हो जाता है। दोस्तों ये तो एक वर्ड वाला हो गया। यहीं पे अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। मैं आपको जो प्रश्न कराऊं प्रश्न के ऊपर डिपेंड हो जाइए, प्रश्न को समझिए, आंसर तो अपने आप हो जाएगा ना। प्रश्न देखिए दूसरा क्या कहता है, यहाँ पे मैं आपको प्रत्येक प्रश्न करा दूंगा। देखिए प्रश्न दूसरा क्या कहता है, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो जो शब्द हैं वो 4 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है शब्दों का। पहला उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर ये दिया गया है। दूसरा व्युत्पत्ति रचना के आधार पर। तीसरा है रूप और प्रयोग के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। यानी कि जब तुम्हें यह पूछा जाए कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया जाता है तो आप कह सकते हैं, या पूर्ण रूपेण पूछा गया है तो आप कह सकते हैं 4 प्रकार से, सीधी सी बात है।
और यहीं पे बात की जाए, जैसे बात समझना, अगले प्रश्न में देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है शब्द के भेद कितने होते हैं। तो शब्द के दो भेद होते हैं, जिनमें एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। तो सार्थक कौन सा होता है वो देखिएगा। सार्थक शब्द देखो, सह धन अर्थक, यहाँ पे समझ लीजिएगा। जो सार्थक है वो अर्थ सहित इसका, यानी जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो। निरर्थक तो इसका मतलब हुआ जिन शब्दों का अर्थ ना हो। कहते हैं ना, कैसे निरर्थक कर्तव्य कर रहे हो, यानी कि जिनका कोई अर्थ ना हो तो वैसे कर्तव्य ना करो। इसी तरह यहाँ पे अब देखिए सार्थक की बात हुई, तो सार्थक के अनुसार क्या प्रश्न बन रहा है वो देखिए। यहाँ पे दूसरे प्रश्न को देखिए और चौथे प्रश्न को देखिए। वहां बात की गई थी शब्दों का वर्गीकरण, यहाँ पे बात की जा रही है सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। देखिएगा दोस्तों, सार्थक शब्दों का वर्गीकरण यदि पूछा जाए तो केवल 3 भागों में, और शब्दों का वर्गीकरण यदि पूछा जाए तो 4 भागों में। यहाँ पे देखिएगा पहला भाग सार्थक शब्दों में, रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर पहला है, तो ये कितने प्रकार से होते हैं। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो देख लीजिएगा। पहला शब्द जो है, यानी कि पहला जो है वो हमारा रूढ़ी हो जाता है। इसको रूढ़ शब्द भी कहते हैं, और कहीं कहीं रूढ़ी लगा होता है। कहीं पे छोटे ई की मात्रा लगी होती है तो कहीं छोटी ई की मात्रा नहीं लगी होती है, ये समझ लीजिएगा। तो रूढ़ शब्द जो है या रूढ़ शब्द जो है वो कहाँ से आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे प्रचलन में आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या है वो भी बताऊँ। अर्थ क्या है, यानी परिभाषा क्या है वो देखिए। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सकें वो क्या है दोस्तों, रूढ़ शब्द है। जैसे देख लीजिएगा, चावल, एक कर दो चाव प्लस ल, इसका संधि विच्छेद किया मैंने, मान लो जब संधि विच्छेद किया तो चाव का कोई अर्थ नहीं है, ल का कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई खंड ही नहीं है, यानी कि अर्थ का खंड नहीं है, अर्थ सहित खंड नहीं है, सार्थक खंड नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा चावल है। तो इसका एक रूढ़ शब्द है ये। यहीं पे चा प्लस वल कर दीजिएगा तो भी हमारा रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसके भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यहीं पे मैं आपको रूढ़ शब्द एक और बात बता दूं। रूढ़ शब्द से एक बात ध्यान आती है कि रूढ़ यानी कि रूढ़वादी प्रथा। जैसे रूढ़वादी प्रथाओं में एक बात हुआ करती थी कि स्त्रियां, यदि कोई किसी स्त्री का पति एक्सपायर हो जाए तो उसकी जबरन उसे सती प्रथा के रूप में जला दिया जाता था। ये क्या थी, ये एक रूढ़वादी प्रथा थी जिसका खंडन किया। जब रूढ़वादी प्रथा में इस खंडन किया गया तो खंडन में क्या निकला, इसका कोई अर्थ नहीं। लोग कहते थे कि उसमें सत्व आ जाता है, देवी बैठ जाती है, देवी आ जाती है, वो देवी बन जाती है। यार देवी पति के मरने के बाद ही नहीं बनती, देवी तो पति के जीने से भी पहले होती है, यानी पति होता है तब भी देवी होती है वो, बस इंसान का नजरिया बदल जाता है, देवी बन जाती है। तो देवी को हम पूजते हैं या फिर जला देते हैं, ये मुझे बताइए। जब पूजते हैं जलाते नहीं हैं तो यहाँ पर फिर रूढ़वादी प्रथा ही तो हुई, क्योंकि हम देवियों को पूजते हैं ना कि जलाते हैं। कभी देखा है कि भगवान की मूर्ति को तुमने पत्थर से फोड़ दिया हो, कभी नहीं। इसी तरह देवी को जलाते नहीं है। अगर उसमें कहते हैं सती है, सती बन जाती है, उसमें देवत्व आ जाता है, यानी देवी बन जाती है, तो दोस्तों देवी बन जाती है तो उसे पूजना चाहिए फिर जला देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, उसे पूजना चाहिए। यही चीज है। जब संसार को देखिए, जब उस स्त्री को संसार की जरूरत हुआ करती है उसके पति के जाने के बाद, तब संसार उसे जरूरतमंदों, उसकी जरूरतों को पूर्ण न करते हुए उसे अग्नि की आहुति बना देता है। ये हमारा रूढ़िवादी है, इसी को कहते हैं रूढ़, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जिसका अर्थ खंडित ना हो, यानी कि जिसका सार्थक खंड ना हो, जिसका अर्थ सहित खंड ना हो, वो क्या है, वही रूढ़वादी प्रथा या वही रूढ़ शब्द है। समझ गए होंगे। जैसे लोग कहते हैं कि देवी है खुश हो जाएंगी या तुम्हारा शरीर फिट हो जाएगा, तुम बीमार नहीं रहोगे यदि तुम किसी बकरे की या भैंसे की या गधे की या गाय की या XYZ किसी की भी, गाय का नाम तो मैंने ले दिया लेकिन गाय का नहीं, कहीं अन्य जानवरों का, जैसे मुर्गा हुआ और भी कई प्रकार के जानवर हुए, सुअर हुआ, इन सब की बलि तो लोग कह देते हैं कि बलि दे दो। यार ये बताइए, क्या किसी की माँ ने आज तक सोचा है कि उसके बच्चे की बलि उसकी आंखों के सामने दे दी जाए? वो सर्वशक्तिमान माँ है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा है, तो उसी की संतान तो हम सब हैं, तो बलि उसकी हम कैसे दे सकते हैं? उसके सामने अपने उसके बच्चों की बलि कैसे दे सकते हैं?
84 लाख योनियां बताई गई हैं, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे कोई भी हो, पुराण भी कहते हैं 84 लाख योनियां। उन 84 लाख योनियों को इसी देवी का पुत्र या पुत्री माना जाता है, संतान माना जाता है। दोस्तों यही बात, ये जो वादियां हैं ये रूढ़िवादी वादियां हैं। ये शब्द जो कहते हैं जिनके सार्थक खंड ना हो, ये रूढ़िवादी शब्द होते हैं, यानी रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आप समझ में गए होंगे कि रूढ़ क्या होता है। यहीं पे बी नंबर देख लीजिए क्या कहता है। बी नंबर है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना यौगिक क्रियाएं, योग, योग यानी प्लस, प्लस यानी ऐड, इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा। तो यानी कि जो शब्द संयोग से हो, बात समझ में आ गई, जो शब्द संयोग से बने हो परंतु उन दोनों का अर्थ, दोनों का अर्थ हो, दोनों शब्दों का अर्थ हो, दोनों शब्द जब संयोग हो जाता है तब एक अर्थ बन जाता है और अच्छा वाला अर्थ। जैसे जो सार्थक शब्दों के योग से बने हो, जैसे रामायण कहा गया है, रामायण। तो रामायण क्या है? राम प्लस अयन, राम का चरित्र। देखो राम एक पुरुष है या भगवान है, कुछ भी मान लो, और यहाँ पे अयन का मतलब है चरित्र। रामायण यहाँ पे हम कहते हैं भगवान को संबोधित इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही रामायण है इसलिए। तो राम, राम का मतलब हो गया भगवान यानी प्रभु श्री राम, और अयन का मतलब हो गया चरित्र। तो चरित्र का मतलब पता ही हो गया, चरित्र एक क्या चीज है, मतलब चरित्र जो शब्द है वो आपके कैरेक्टर को दर्शाता है। क्या किसको दर्शाता है दोस्तों? कैरेक्टर को। यहीं पर दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। जब भी कहते हो राम तो तुम्हें तुरंत याद आता है धनुषधारी भगवान श्री राम, और जैसे ही तुम्हें अयन की बात की जाए या चरित्र की बात की जाए तो तुम तुरंत समझ जाते हो उसके गुण या अवगुणों की बात की जा रही है। ये दोनों क्या है? अर्थ निकलते हैं। यहीं पे बात देखिएगा, सी नंबर में क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में कह रहा है योग रूढ़। आप समझिएगा, रूढ़ मैंने बता दिया, यौगिक बता दिया, यानी कि जो यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों से मिलकर बना हो। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, यौगिक भी हो रूढ़ भी हो, दोनों शब्दों से मिलकर बना हो तो ये क्या हो जाता है? योग रूढ़ हो जाता है। कहने का अर्थ समझिए, इनके अर्थ भी निकलते हो परंतु रूढ़िवादी अर्थ निकलते हो। इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। कैसे वो भी देखिए, इसमें पहले परिभाषा देखिए, जो शब्द सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। समझ लीजिए, अर्थ तो होता है पर रूढ़िवादी अर्थ होता है, इसलिए विशेष अर्थ निकलता है। कैसे वो भी देख लीजिएगा। जैसे शब्द समझिए, उदाहरण के रूप में नीलकंठ, नील प्लस कंठ, इसका संधि विच्छेद किया। चक्रपाणी, चक्र प्लस पाड़ी, इसका भी मैंने क्या किया? संधि विच्छेद। जैसे ही संधि विच्छेद किया दोनों के अर्थ निकाले, तो नील का अर्थ निकला नीला, कंठ का अर्थ निकला यानी कि गला। यहीं पे बात की गई चक्रपाणी, चक्र का मतलब निकला सुदर्शन चक्र और पाड़ी का मतलब निकला हाथ या अंगुली, कुछ भी समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो अर्थ दोनों निकल रहे, ये सार्थक हो गया। अब योग रूढ़ कैसे पता चलेगा कि ये योग रूढ़ है या सार्थक? वो सॉरी, अर्थ तो सार्थक निकले इसलिए यौगिक हो गया। अब यहाँ पे ये कैसे पता करें कि ये योग रूढ़ है? अब देखिएगा, नीलकंठ तो मैंने निकाल लिया कि ये सार्थक शब्द है, ये तो क्लियर हो गया, और सार्थक होने से ये यौगिक हो गया। इसका कोई विशेष अर्थ? तुरंत कहेंगे नीलकंठ का नाम जैसे लिया तो भगवान शिव हमारे, कौन? भगवान शिव। और जैसे ही चक्रपाणी की बात की तो तुरंत विष्णु या शिव, सॉरी विष्णु या फिर कृष्ण का नाम ले देते हैं, विष्णु या कृष्ण, तुरंत ही नाम दिमाग में आ गया। चक्रपाणी कहते हैं तो तुरंत याद आ गया विष्णु या कृष्ण, नीलकंठ का तो तुरंत याद आ गया भगवान शिव। क्यों? क्या किसी ने भगवान शिव को देखा है कि उनका गला नीला है? हो सकता है पीला हो सकता है काला हो सकता है बिल्कुल श्वेत हो, क्योंकि उन्हें श्वेतांबर की बात कही गई। और उसमें जब एक मंत्र का जाप होता है, कौन सा मंत्र है नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो एक मंत्र का जब जाप होता है तो उसमें भी उनका नाम श्वेत वर्ण से सुशोभित किया गया है। देखिएगा दोस्तों, श्वेत वर्ण से उनका नाम सुशोभित किया गया है, और जब श्वेत वर्ण से उनको सुशोभित किया गया है तो भाई वो तो श्वेत हुए ना, तो उनका गला भी सफ़ेद होना चाहिए। यदि कोई गोरा लड़का है या गोरी लड़की है, क्या कभी उसके गले को देखा है? और गले को देखा हो तो कभी सोचना कि जब ये गोरा है तो इसका गला काला क्यों नहीं, नीला क्यों नहीं, पीला क्यों नहीं? यहीं पे बात की जाए,
यहीं पे बात और भी बहुत सारी आ जाती हैं। नीलकंठ के बारे में मैंने अभी बताया, चक्रपाणी, यानी कि ये क्या है, एक रूढ़वादी प्रथा है कि भगवान शिव का गला है जो नीला है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ही नहीं, ये पुराण बताते हैं। यहीं पर चक्रपाणी की बात की गई तो भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को नाम ध्यान में आता है, और जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का नाम याद आता है तो हमें पता चल जाता है इनके पास एक सुदर्शन चक्र था और है भी। तो हम कैसे, ये एक रूढ़वादी प्रथा के रूप में जान जाते हैं, क्योंकि क्या किसी ने कृष्ण को देखा है, क्या किसी ने विष्णु को देखा? एक भक्ति के रूप में मत जाइए। इस समय मैं योग और रूढ़ के बारे में बता रहा हूं, ना मैं किसी की भक्ति के ठेस पहुंचा रहा हूं, याद रखना। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ योग और रूढ़ के बारे में। तो जो योग रूढ़ है, यानी कि ये रूढ़वादी ही प्रथा तो बना दी गई। यहीं पे यदि और भी शब्द आते हैं, यहीं पे बहुब्रीहि समास, देखिए नोट में शब्द कहा गया है, नोट पढ़ लीजिएगा। बहुब्रीहि समास के प्रत्येक उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण है। यहीं पे बात की गई दशानन, बात समझना क्या कहा गया, दशानन कहा गया उन्हें। उसके 10 शिष्य थे, यानी कि 10 प्लस आनन, बात समझो, 10 प्लस आनन। अब 10 का मतलब तो पता हो गया, 10 आनन का मतलब हो गया शीश। भाई मेरे, दशानन हो गया, दशानन का मतलब रावण हो गया, तुरंत दिमाग में आता। जैसे ही दशानन कहा गया तो तुरंत दिमाग में आ गया कि लंकाधिपति रावण। जैसे ही लंकाधिपति रावण की बात याद आई तो तुम्हें तुरंत पता चल गया कि दशानन की बात कह रहे हैं, और जैसे ही दशानन के बारे में बात की तो तुरंत पता तुम्हें भी चल गया कि रावण की बात कह रहे हैं। यहीं पे मैंने एक बात कही कि रूढ़वादी प्रथा और योग रूढ़, 10 का अर्थ तो निकल रहा है, 10 कोई संख्या बता दी गई। आनंद का भी अर्थ निकल रहा है कि कोई चीज के बारे में बता रहा है, तो ये तो अर्थ निकल रहा है, यानी कि ये यौगिक हो गया। अब रूढ़वादी में देख लीजिएगा रूढ़ कैसे है ये। इसमें रूढ़ इसलिए है क्योंकि दोस्तों 10 आनंद, क्या पता अभी तक तुमने किसी के 10 शीश देखे हैं? कोई भी बताओ, किसी के 10 शीश हो और वो जिंदा हो और पूरी जिंदगी 100 साल की या 80 साल की या 90 साल की या 60 साल की पूरी जिंदगी जिए। अब नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, मैंने देखा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 हफ्ते से या 1 महीने से ज्यादा जीवित रहे, नहीं। हाँ, जुड़वा बच्चों में कोई बच्चों में ऐसा होता है, जीन से जब जुड़वा हो जाते हैं तो दोनों बच्चे जुड़वा होते हैं, परंतु दोनों बच्चे जब जुड़वा होते हैं और कहीं किसी के शीश या दोनों टच हो जाते हैं, दोनों की मांसपेशियां एक रूप में बंध जाती हैं और वो जीवित रहते हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो शीश एक हो गया या पैर एक हो गया या, परंतु वो है तो 2। परंतु यहाँ की बात हो रही है एक के ऊपर 4 शीश या 2 शीश या 10 शीश, बस एक के ऊपर 4 भुजाएं, 8 भुजाएं, 10 भुजाएं। ये चीज की बात कर रहा हूं कि एक के ऊपर कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की गई हो। जैसे दशानन, यानी एक आदमी था कोई रावण, जिसके ऊपर बात की गई उसके पास 10 शीश थे। क्या भाई आज तक किसी ने देखा है कि किसी के पास 2 शीश हो और वो जीवित हो, अकेला हो? पर नहीं, क्योंकि ये एक रूढ़वादी प्रथा है कि कोई रावण था जिसके, अरे भगवान विष्णु के तो क्या नाम, 1 शीश था पर 4 भुजाएं। भगवान ब्रह्मा के केवल 4 शीश थे। मतलब एक रूढ़वादी प्रथा में बात कर रहा हूँ, चतुरानंद कहा गया है इसीलिए। और यहीं पे पंचानंद की बात की जाए या षष्ठानंद की बात की जाए तो कार्तिकेय और भगवान शिव को उठा लीजिए, क्या कभी किसी ने देखा है कि इनके इतने शीश थे? और ठीक है, भगवान माना है, भगवान के 5 शीश थे, भगवान के 4 शीश थे, तो एक मानव के 10 शीश कैसे हो सकते, ये बता दीजिए मुझे, क्योंकि भगवान ही तो सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ पे क्या है, जिसका कोई एक विशेष अर्थ निकले और जिसका कोई वास्तविक अर्थ ना दिखाई दे, जिसका कोई वास्तविक अर्थ दिखाई ना दे और विशेष अर्थ हो, वो योग रूढ़ होता है। यानी कि बहुब्रीहि समास के प्रत्येक उदाहरण योग रूढ़ के रूप में आ जाते हैं। अब देखिएगा प्रश्न इसी में था, पहला मैंने बता दिया था सार्थक में रचना और बनावट के आधार पर, और दूसरे में देखिएगा सार्थक में अर्थ के आधार पर। दोस्तों अर्थ के आधार पर क्या क्या है उन्हें देखिएगा। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, समझना मेरी बात, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, जैसे गंगा, राधा, जैसे, यानी कि नोट में समझ लीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही तुमने किसी को आवाज दी गंगा, तो तुरंत गंगा नाम की लड़की उसमें से उठ के तुम्हारे पास आ गई।
यानी तुमने कहा राधा तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आया कि राधा यानी कि राधे माँ की बात कर रहा है, राधा मैया की बात कर रहा है। गंगा की बात की तो तुरंत याद आ गया कि गंगा यानी पवित्र नदी है, एक पवित्र नदी है गंगा भारत में, जिसकी बात कर रहे हैं ये लोग। तुरंत तुमने यदि किसी को आवाज दी तो तुरंत उस व्यक्ति का नाम जो स्वयं में अपना अकेला हो, स्वयं में उसका अकेला हो, वो अकेला हो यानी एक अर्थ निकलता हो, वही क्या होगा, वही हमारा एकार्थी शब्द होगा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहीं पे देखिएगा दूसरा नंबर क्या कहता है अनेकार्थी शब्दों में। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों, बात समझना दोस्तों, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे शब्द तो एक होगा पर अर्थ अनेक होंगे। कनक की बात की जाए तो सोना और धतूरा, एक दोहा है, एक चौपाई रूप में कहा गया है उसे, कनक कनक ते सौगुनियों मादकता दिखाए, बा पाए बोराए जग या खाए बोराए। यानी कि इसमें बात समझिए, कनक की बात की गई, कनक कनक यानी कि एक ही बात शब्द तो दो बार प्रयोग कर दिया गया, परंतु कनक का अर्थ क्या है। एक कनक माने होता है सोना, जिसे इंसान यदि पा ले तो वो एक मतलब पागल सा हो जाता है कि उसके सिवा कोई है ही नहीं दुनिया में। यही धतूरा दूसरा अर्थ होता है कनक का, धतूरा, यदि इसे खा ले तो इंसान पागल हो जाता है। इसी तरह तीसरे नंबर पर देख लीजिएगा, एक तो अनेकार्थी हो गया, तीसरा हो गया समानार्थी यानी पर्यायवाची जिसे कहते हैं। एक शब्द के अनेकों शब्दों का एक ही अर्थ निकले। यहां बात थी अनेकार्थी में एक शब्द के अनेक अर्थ, परंतु यहां पे अनेक शब्दों का एक अर्थ कैसे, वो भी देख लीजिएगा। जिन शब्दों का समान अर्थ हो या अनेक शब्दों का एक अर्थ हो, जैसे सूर्य के बारे में बात करें तो मैं यदि कहे तो दिनकर तो भी तुम कहोगे सूर्य की बात कर रहे हैं, भास्कर तो भी आप कहोगे सूर्य की बात कर रहे हैं, भानु तो भी आप कहोगे सूर्य की बात कर रहे हैं। यहीं पे बात यदि की जाए अगले में देख लीजिएगा, शशि तो तुरंत कहोगे चंद्रमा की बात कर रहे हैं, राकेश तो तुरंत कहोगे चंद्रमा की बात कर रहे हैं, मयंक तो भी तुरंत कहोगे कि चंद्रमा की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शब्द तो अनेक हैं परंतु अर्थ एक ही है। बात समझ गए होंगे। यहीं पे अब अगला देख लीजिएगा, विपरीतार्थी या विलोम, डी नंबर यानी चौथे नंबर में देख लीजिएगा, यानी जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हो, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, इसी तरह अनेक, दिन रात, दुख सुख। यहां पर देखिए जैसे शब्द दिया गया जय और पराजय, परंतु मैं हमेशा, इसमें लिखा है इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं पराजय के बाद जय, पराजय जय। इसका एक अपना एक महत्व है, इसलिए मैं बोलता हूं, क्योंकि पराजय शब्द इसलिए कहा है कि पराजय यदि इंसान पहले देख लेता और बाद में जय प्राप्त करता है तो उसे दूसरे पराजित इंसान के बारे की फीलिंग पता होती है। जो इंसान जय होता रहता है, पराजय नहीं होता, उससे कभी भी पराजित इंसान के बारे की फीलिंग नहीं हो सकती। इसी तरह से अब देखिएगा दोस्तों अगला क्या है। अगला इसमें कहा गया है, तीसरे नंबर में क्या कहा गया है देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। जो सार्थक शब्द हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक मिनट यहाँ से देखिएगा, हाँ, उत्पत्ति के आधार पर जो है वो शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है तत्सम। तत्सम, तत्सम, तत्सम का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो तत्व प्लस सम यानी कि संस्कृति के समान वर्ण। बात समझना भाई, संस्कृति के समान वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहीं पे बात यदि की जाए, देखिएगा तत्सम, ये तो बात मैंने बता दी संस्कृति के समान, जैसे अग्नि, पत्र और भी कई प्रकार हैं, और भी इनके तत्सम तद्भव हुआ। इन सभी तत्सम और तद्भव का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिनमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले विगत आई परीक्षाओं में, जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें जो प्रश्न आ चुके हैं तत्सम तद्भव से, वो मैं आपको अवश्य कराऊंगा। जैसे तृण हुआ, तिलक हुआ, तुच्छ हुआ,
ये सभी क्या है दोस्तों, ये हमारे तत्सम शब्द ही हैं, ये हमारे दोस्तों तत्सम शब्द ही हैं, समझ गए। और ये तत्सम शब्द जो हैं वो तो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। यहीं पे बात देखिएगा, दूसरा नंबर क्या कहता है, तद्भव, तत् प्लस भव, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि संस्कृति से परिवर्तित, यानी कि जो शब्द संस्कृति के तो थे परंतु हिंदी भाषा में आते आते वो उनका परिवर्तन कर लिया गया। संस्कृति के तो थे, जैसे अग्नि है, यहाँ पे देखिएगा संस्कृति में यानी तत्सम शब्द में अग्नि है, ये संस्कृति भाषा का था, और हिंदी में आते आते इसे तद्भव के रूप में कैसे कन्वर्ट किया, कैसे बदला, यानी अग्नि को आग कहने लगे, कहते आग जल रही है, तो ये तद्भव शब्द है, यानी कि कैसा है, हिंदी भाषा का शब्द है। यहीं पे पत्र की बात की गई, तो पत्र तो मैंने बोल दिया कि तत्सम शब्द यानी संस्कृति का शब्द है। और यहीं पर यदि बात की जाए हिंदी में संस्कृत से परिवर्तित होकर आ गया तो पत्ता शब्द हो गया। क्या हो गया दोस्तों, पत्ता। अब यहाँ पे इसी तरह देखिएगा अगला क्या है, अगला है तीसरे नंबर पर देशज। बात समझिए, देशज, जो देशज है वो क्या है वो भी समझ लीजिएगा। देशज यानी देश प्लस जा, देश में उत्पन्न हुआ, जो वर्ड देश में उत्पन्न हुए हो वो देशज, जो तत्सम भी ना हो तद्भव भी ना हो, केवल देशज हो जो देश में उत्पन्न हुआ हो। अब वो किसी भी भाषा का हो या किसी भी शैली का हो, वो सब क्या होगा, देशजित होगा। कैसे, जैसे में देख लीजिएगा लोटा, लोटा का न तो तत्सम है न तद्भव है, ये क्षेत्रीय भाषा का है, यानी कि देशज भाषा है, देश में ही तो दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे यदि कोई बात करे कि मैं मैनपुरी की बात कर रहा हूँ, तो मैनपुरी में देखा जाए तो काफ़ी जगह लोटा शब्द बोला जाता है, तो काफ़ी जगह जग का नाम दिया जाता है। कुछ लोग जग ही कह देते हैं, इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में भी जग को जग ही कहा जाता है, तो उसे भी लोग हिंदी में भी जग के रूप में कह देते हैं। और कहीं कहीं इसको लोटा को गढ़ी के नाम से कह देते हैं, गढ़ी कहाँ है तो इसके नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिम एरिया में ज़्यादा बोला जाता है। इसी तरह पेट, तौंद, ये सब क्या है, ये सभी देशज शब्द हैं जिनका एक अपना अर्थ नहीं होता परंतु उनकी भावनाओं का अर्थ जरूर होता है। जिनका कोई अपना एक अर्थ तो नहीं होता, देश में उत्पन्न हुए परंतु उनकी भावनाओं, जैसे ही बोला मैंने लोटा तो तुरंत एक भावना आई, अच्छा पानी भरने वाला या दूध भरने वाला, तुरंत दिमाग में आ गया। ये सब क्या था, ये सब था यानी कि देशज। देशज, अब देशज तो पता चल गया हम लोगों को। यहीं पे बात की गई जो क्षेत्रीय प्रभाव, जैसे थैला शब्द कहा गया है, तो कहीं कहीं बैग कहते हैं, तो कहीं कहीं कुछ और भी शब्द कहते होंगे, लेकिन कहीं कहीं थैला कहते हैं। तो ये जो थैला शब्द है ये देशज शब्द है। इसका भाई मेरे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, ऐसा शब्द नहीं है जो तत्सम और तद्भव के रूप में आ जाए, हो सकता है। परंतु इसी तरह टांग की बात की जाए, ये भी देशज शब्द है। टांग को कभी तत्सम और तद्भव में नहीं लिया गया क्योंकि है ही नहीं। ये सभी जो हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं वर्ड, वो हमारे देशज वर्ड कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। यहीं पे बात की जाए, अगर देखिएगा चौथे नंबर में विदेशज, यानी कि विदेशज को एक बात और कहते हैं आगत, जो आए हुए हैं। बात समझिएगा, विदेश प्लस जा, जो विदेश में उत्पन्न हुए, परंतु विदेश में तो उत्पन्न हुए, हमारे देश में रह रहे हैं वो, जो विदेश में उत्पन्न हुए परंतु हमारे देश में रह रहे हैं। जैसे ऑफिसर, ये विदेशी शब्द है और इंग्लिश वर्ड भी है, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया है। यहीं पे ऑफिसर को जब देसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया तो भी अफसर कहा गया, यानी कि ये विदेशज था, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया तो अफसर हो गया। विदेशज को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया तो अफसर हो गया, यानी कि विदेश में उत्पन्न हुआ ऑफिसर, भारत आते आते देसी भाषा में आते आते अफसर हो गया। रिपोर्ट, रिपोर्ट जो है वो कहाँ का है, वो भी इंग्लिश भाषा का है, और रिपोर्ट जैसे ही इंग्लिश भाषा से उत्पन्न हुई तुरंत हिंदी भाषा में आते आते या किसी भी एक क्षेत्रीय भाषा में आते आते रपट नाम हो गया इसका। रपट,
कहते हैं, यानी रपट शब्द से दो शब्द याद आ जाते। एक तो रपट शब्द अब समझ में नहीं आता, रपट का मतलब रिपोर्ट है या रपट का मतलब है सरक जाना। अब यहीं पे देखिएगा लैंटर्न, लैंटर्न ये शब्द जो है तो ये एक विदेशी शब्द है, इसको लालटेन शब्द कहा गया है। इसमें पता नहीं लालटेन, टेन माने मतलब पता चल रहा है 10 की बात कर रहा है, लाल तो हिंदी वर्ड हो गया, देख लीजिएगा इसमें टेन इंग्लिश शब्द दे रहा है और लाल का शब्द हो गया हिंदी वर्ड। रेड कह देते, रेड टेन कह देते तो भी तो सही था। अब यहीं पे देखिएगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इंग्लिश वर्ड है। यहीं पे यदि अस्पताल की बात की जाए तो हिंदी में आते आते ये अस्पताल बन गया। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी विदेशी शब्द हैं जिनको हिंदी में कन्वर्ट किया गया, यानी कि देश की क्षेत्रीय भाषाओं में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहीं पे देखिएगा दोस्तों, मैं आपको और भी बात बता दूं, एक वर्ड और बचा है जो काफ़ी लोग नहीं पढ़ाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, शंकर शब्द। ये समझ लीजिएगा शंकर शब्द क्या है। शंकर शब्द दो भिन्न स्रोतों या भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द क्या होते हैं दोस्तों, शंकर शब्द होते हैं। ये भगवान शिव के शंकर की बात नहीं कर रहा हूं, ये शंकर षटकोण वाले की बात नहीं कर रहा हूं, शिव वाले शंकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सपेरे वाले शंकर की बात कर रहा हूं। ये शंकर दो बड़ों के मेल से। ये बात और बता दूं मैं, एक कोई महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने दो पौधों में क्रॉस कराया था, जिनसे संकर पौधे पैदा हुए थे। उनके बारे में तो आप लोगों को पता होगा, कौन से वैज्ञानिक थे, प्लीज कमेंट में जरूर उत्तर दें। अब देखिएगा शंकर शब्द जैसे दो भाषाएं या तीन भाषाएं या चार भाषाएं, विभिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न भाषाएं, चाहे कोई भी भाषा हो, कोई पता नहीं। जैसे रेलगाड़ी शब्द तो एक कह रहे हैं, रेलगाड़ी शब्द एक है, रेलगाड़ी, यानी कि रेल अलग कर दो, गाड़ी अलग कर दो। यहाँ पे बात समझ गई, रेल अलग कर दो, गाड़ी अलग कर दो। रेल जो है वो इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी वर्ड है, और गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है। बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टांगा गाड़ी, ये सभी गाड़ियाँ हैं। इसी में जब रेल यानी कि शब्द इंग्लिश का लगा दिया गया तो फिर हमारा क्या हुआ, तो हमारा रेलगाड़ी बन गया, यानी अंग्रेजी और हिंदी दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बना रेलगाड़ी। यहीं पे बात, यदि और भी बहुत सारी बातें हैं। छायादार कभी भी नहीं सुना हो ये छायादार, आज के युग में कह रहे हैं, जब से 1526 ईस्वी के बाद से, क्योंकि उस समय बाबर ने अपने फारसी का इसमें भारत देश में अनुवाद करते हुए व्यापक रूप से अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करा दिया। तब से फारसी का भी बहुत सारे फारसी के शब्द भी इसमें यूज होने लगे हिंदी में। बताऊंगा अगले प्रश्नों में, कल के वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से वर्ड, मैंने कितने वर्ड किस भाषा से लिए गए हैं, वो सब बताऊंगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा छायादार, जो छाया है, शब्द छाया दिया गया है, ये एक संस्कृति भाषा का शब्द है। यहीं पे जो दार शब्द दिया गया है, देखिएगा छाया कहा जाए तो ये संस्कृति, दार शब्द कहा जाए तो ये हमारा फारसी शब्द बन जाता है। संस्कृति और फारसी के मिलने से छायादार की बात होती है, छायादार वृक्ष। यहीं पे बात मैंने की है, जैसे कहते हैं लॉकडाउन हो गया, ये तो इंग्लिश शब्द हो गया। यही पे लॉकडाउन का मतलब होता है सील बंद हो जाना, सील बंद हो जाना। सील शब्द जो है दोस्तों वो क्या है, सील शब्द अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है। और यहीं पे बात की जाए बंद, बंद जो है वो फारसी शब्द है। जो सील और फारसी को सील बंद के रूप में दे दिया गया, ये अंग्रेजी और फारसी से लिया गया, यानी कि दो विभिन्न भाषाओं से, यानी ये संकर वर्ड होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो मिलते हैं कल के लिए। आप दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने को शेयर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे निरंतर वीडियो आपको मिलते रहें, और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, देश के कोने कोने तक पहुँचाएँ। ये सर्वेश्वर स्टडी चैनल सदा आपके साथ रहेगा और आप भी इस देश
इस सर्वश्रेष्ठ स्टडी चैनल के साथ बने रहिएगा, आते रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।